तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी झांसी की है। झांसी में एक थाना लगता है, रक्सा थाना, और इसी रक्से थाने में एक गांव है, खैरा गांव। ये कहानी इसी साल की है, इसी साल के इसी अप्रैल महीने की है। दरअसल इसी रक्सा गांव में एक आदमी जिसका नाम शिवा अहिरवार। शिवा अहिरवार की उम्र लगभग 27-28 साल रही होगी। मुंबई में एक कपड़े की कंपनी में काम करता था। काफ़ी टाइम से वहीं शिफ्टेड था। वाइफ घर पे थी, भाई बहन सारे लोग घर पे थे। तो इसे लगा कि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है और घर नहीं गया, तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, घर घूम के आएंगे। लिहाजा इसी प्लान के तहत 9 अप्रैल साल 2023 को ये मुंबई से चलता है। चलने के बाद अपने गांव खैरा गांव पहुंचता है। अब 9 तारीख को ये जब घर पे आया तो घर के सारे लोग खुश, क्योंकि उनका भाई आया था, उनका पति आया था। 9 तारीख को ये अपने घर पे आराम करता है। 10 तारीख को अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है। 11 तारीख को गांव में इधर उधर घूमता है और इसी क्रम में 12 तारीख को फिर से निकलता है। 12 तारीख को निकला, घर वालों को लगा कि नया नया आया है इतने दिनों बाद, तो अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, ऐसे लोग जिससे गांव में अच्छा खासा संबंध था, उन सारे घरों पे ये जाएगा, सबसे मिलेगा। अब घर वाले भी कुछ सोचते नहीं, अब ये निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और ये जो शिवा था ये लौट के नहीं आता, तब जाके घर वालों को टेंशन होने लगती है। कभी जो इसका भाई विनोद था वो परिवार वालों को समझाता कि भैया थोड़ा काम से कहीं रुक गए होंगे, अभी आ जाएंगे। कभी विनोद खुद घबराता तो परिवार वाले समझाते। ये सारी चीज़ें घंटों चलती रही। लेकिन इसी बीच किसी का फ़ोन विनोद के पास आता है। विनोद का फ़ोन बजा, विनोद अपना फ़ोन उठाता है। सामने वाला कुछ कहता नहीं, बस एक लाइन बोलता है कि इस खेत पे आ जाओ। अब विनोद पूछता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों बुला रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब सामने वाला कुछ देता नहीं, बस बुलाता है। विनोद भी भागा भागा उस खेत पे जाता है। तो खेत पे लगभग 50 लोग इकट्ठा थे, भीड़ लगी हुई थी, घेराबंदी करके खड़े थे। ये गोले में कोई ऐसी चीज़ थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अब उस भीड़ को चीरते हुए जो विनोद था, शिवा का भाई, जैसे ही घेरे के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसके भाई की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। अब विनोद जैसे ही अपने बड़े भाई की लाश देखता है तो मानो उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। रोता है, चिल्लाता है, अपने भाई को हिलाता है, उठाने की कोशिश करता है। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम दुख जो आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो करता है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। रक्सा थाना वहाँ पे मौके पे पहुँचता है, बॉडी को चेक करता है तो बॉडी के आसपास खून बिखरा हुआ था। जगह जगह कटने के निशान थे, सर फट चुका था, हड्डियाँ मानो टूट चुकी थी और मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बुरी तरीके से शिवा का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले फ़ौरन बॉडी को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन गांव वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे उसका भाई हो, सबके जहन में बस एक सवाल था कि आखिर ऐसा कौन है जिससे मेरे भाई की ऐसी हालत की है। एक आदमी जो अच्छा भला भी 3 दिन पहले मुंबई से आया, इससे पहले गांव में वो रहता नहीं था, किसी से उसका ज़्यादा मतलब नहीं था। गांव में तो सारे लोग उसको बहुत मानते थे, बहुत पसंद करते थे। तो आखिर कौन ऐसा हो गया, किसकी इतनी दुश्मनी हो गई, किस तरह से क्या बात हो गई, ये तमाम सवाल लोग सोच रहे थे। आपस में कौतूहल मचा हुआ था। बहरहाल पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, परिवार वाले पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेते हैं, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस वाले, चूँकि पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका था, अंतिम संस्कार भी हो चुका था, परिवार वाले थोड़े से नॉर्मल हो रहे थे, तब पुलिस वाले इस शिवा के घर पे आते हैं। घर पे आते हैं, आने के बाद शिवा के भाई से पूछते हैं कि आपको किसी पे डाउट है। अब ये सवाल जैसे ही पूछा जाता है तो शुरुआत में तो शिवा का भाई, न उसे कुछ समझ में आता है, ना ही उसे कुछ लगता है कि किसका नाम दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर मुसीबत है और हम अपने दुख में किसी का नाम ऐसे ही बोल दें और बाद में उसके लिए दिक्कत हो जाए। शिवा का भाई जो विनोद था वो कुछ कहता नहीं, बस कहता है कि साहब मुझे अभी तो याद नहीं है कि किसी से क्या दुश्मनी थी, अभी मैं फ़्लो में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सोच के आपको बताऊंगा ज़रूर। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है, सोच लो। काफ़ी टाइम तक सोचता है। सोचने के बाद टोटल 12 नाम देता है।
कहता है कि साहब ये 12 नाम ऐसे हैं जिनसे मेरे भाई की कभी दुश्मनी रही होगी, कभी कुछ और बात रही होगी, और टोटल 4 ऐसे भी हैं जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 लोग और शामिल होंगे। तो टोटल कत्ल 1 हुआ था, 16 लोग का नाम आ चुका था, 12 तो नामजद थे, 4 अज्ञात थे। यानी अब पुलिस वालों को इन 16 में से जीरो इन करके कातिल को पकड़ना था। पुलिस वाले सारे नामों को फिल्टर कर रहे थे, एक एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे, जिसका जिसका नाम था सबसे पूछ रहे थे कि उस टाइम तुम कहाँ थे, उस टाइम तुम्हारी लोकेशन क्या थी। लगभग 1 आदमी से पूछा गया, 2 आदमी से पूछा गया, 3, 4, 5, 6, ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। लेकिन अंत में 3 नाम, और 3 में से जो सबसे खास एक नाम था जिसका नाम था जय हिंद उर्फ रघुवर, ये गांव से गायब था। अब पुलिस वालों को भी समझते देर न लगी कि ज़रूर इस हत्याकांड में इस रघुवर उर्फ जय हिंद का हाथ है, नहीं तो ये भागता क्यों। अब पुलिस वाले सारे लोगों को छोड़ते हैं, इर्फ जय हिंद उर्फ रघुवर के पीछे पड़ते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं, और फाइनली एक तिराहा है, इमिलिया तिराहा, इस तिराहे से इस जय हिंद उर्फ रघुवर को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। इससे जब पूछते हैं, कहते हैं कि तुम क्यों भागे थे, तुमने मारा क्यों। तो जो जय हिंद था फूट फूट के रोने लगता है, कहता है कि साहब मेरा सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई था तो शिवा था। हम लोग बचपन से एक साथ रह रहे थे, हम लोग बचपन से एक ही जगह पे खेलने जाते। दोस्ती का आलम ऐसा था कि जिस जगह पे, जिस कंपनी में, बॉम्बे में, मुंबई में मैं नौकरी करता था, उसी जगह पे ये भी करता था। एक ही रूम में हम लोग रहते थे, सारी चीज़ें एक साथ थी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने कत्ल किया होगा। अब इस आदमी की भी बातें ठीक थी, लेकिन परिवार वालों के डाउट की लिस्ट में इसका नाम था। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा चलो तुमने कुछ किया नहीं, तो तुम भागे क्यों। अब ये सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं, तब जय हिंद जो कुछ बताता है उसे सुन के पुलिस वालों को लगता है कि जय हिंद ज़रूर झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब थोड़ा सा अपना पुलिसी अंदाज अपनाते हैं, थोड़ी सी सख्ती बरतते हैं, और अंत में इस पुलिस की सख्ती के आगे, पुलिसी अंदाज के आगे जय हिंद को टूटना पड़ा। और टूटने के बाद उसने एक नाम और लिया, और वो नाम कोई और नहीं, जय हिंद की पत्नी माधुरी थी। अब पुलिस वाले माधुरी को भी उठाते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिसका कत्ल हुआ उसकी पत्नी को क्यों उठाया गया, लेकिन अब पुलिस वालों को अपना काम करना था। तो माधुरी को और इस जय हिंद को जब अगल बगल बैठा के पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, तो वास्तव में जो कहानी निकल के सामने आई, मैंने वैसे अवैध संबंधों में लगातार कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन शायद ऐसी कहानी इससे पहले नहीं सुनाई। दरअसल जय हिंद और शिवा एक ही साथ बॉम्बे जाते हैं कमाने के लिए। एक ही साथ जाते हैं, एक ही कपड़े की कंपनी में काम करते हैं। पैसे थोड़े से होते हैं। जो शिवा था एक फ़ोन खरीदता है, फ़ोन टच स्क्रीन वाला बढ़िया मल्टीमीडिया सेट, एंड्रॉयड सेट, उसे लेता है। लेने के बाद घर आता है, घर आने के बाद अपनी पत्नी को वो फ़ोन दे देता है, इस उम्मीद में कि मेरे साथ मेरा दोस्त जय हिंद रहता है, तो इधर पत्नी के पास एंड्रॉयड रहेगा, उधर मेरे दोस्त के पास एंड्रॉयड है, तो चाहे उसके फ़ोन से मैं वीडियो कॉल करूंगा तो भी बात हो जाएगी, मैं चाहे किसी दोस्त के फ़ोन से वीडियो कॉल करूंगा तो भी बात हो जाएगी। फ़ोटो भेजनी हुई, कोई डॉक्यूमेंट भेजना हुआ, तो इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा तो भेज सकते हैं। अब इधर माधुरी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हुआ, उधर जय हिंद और ये शिवा एक ही साथ रहते थे, तो जब भी उसे बात करनी होती तो जय हिंद के फ़ोन से वो फ़ोन कर देता। अब कई बार ऐसा भी हुआ कि जो माधुरी थी वो भी जय हिंद के फ़ोन पे फ़ोन करती कि आप शिवा से बात करवा दीजिए। ये सारी चीज़ें, ये सारा सिलसिला लगातार चलता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि शिवा वहाँ पे नहीं था, माधुरी फ़ोन करती, जय हिंद फ़ोन उठाता तो शिवा ना होता, तो उसकी जानकारी, उसका हाल चाल खुद ही दे देता। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई, जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदला, और दोस्ती बढ़ते 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 प्यार में बदल गया। अब आए दिन जब देखता शिवा, यानी माफ़ कीजिएगा, जय हिंद जब देखता कि शिवा नहीं है, तो फिर चोरी से माधुरी के फ़ोन पे फ़ोन करता, बातचीत करता, सारी चीज़ें होती। और इसी बीच माधुरी इस जय हिंद को अपनी कुछ न्यूड्स यानी अश्लील तस्वीरें भेज देती है। अब ये अश्लील तस्वीरें जैसे ही जय हिंद को भेजती है, तो जय हिंद के लिए तो मानो एक बहुत बड़ा लकी ड्रॉ लग चुका था, जैकपॉट लग चुका था। अपने दोस्तों को जय हिंद फ़ोन करता है, बताता है कि जो
शिवा की वाइफ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसे फंसा लिया है। तो उसका एक दोस्त था कुलदीप। कुलदीप कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो उस पर ये कहता है कि काहे नहीं मानोगे? कहता है कि अगर कुछ सबूत हो तो दिखाओ, तो उस सबूत से मैं मानूं। अब जैसे ही सबूत की बात आती है तो जय हिंद एकदम फॉर्म में आ जाता है। फ़ौरन कहता है कि लो, मैं उसकी ऐसी फ़ोटो भेज रहा हूँ जो शायद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच ही होती है। और इसी क्रम में जो जय हिंद था, इस कुलदीप को अपनी गर्लफ्रेंड, अपने दोस्त की वाइफ माधुरी की न्यूड्स भेज देता है। अब कुलदीप जैसे ही न्यूड देखता है, फ़ौरन ही इस माधुरी का नंबर निकलवाता है, माधुरी के नंबर पे फ़ोन करता है, मैसेज करता है, वो फ़ोटो भेजता है और कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो। एक तरह से ब्लैकमेल करता है। लेकिन ब्लैकमेल होने के बाद, अब इसे चरित्र का पतन कहें या फिर चाहे जो कहें, माधुरी कुलदीप से भी बातचीत स्टार्ट कर देती है। बातचीत शुरू होती है, बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर हो जाता है कि फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी आप सोच के देखिए कि पति के फ़ोन से पति के दोस्त ने फ़ोन किया, फिर उससे प्यार हुआ, वो बॉयफ्रेंड बना, फिर दोस्त ने अपने दोस्त को फ़ोटो भेजी, फ़ोटो उसकी वजह से उसने ब्लैकमेल किया, फिर उससे प्यार हो गया, प्यार इस कदर बढ़ा कि उससे शादी की तैयारी होने लगी। और इसी बीच एक तीसरे आदमी जिसका नाम दीनदयाल केवट उर्फ लल्लू, ये भी उसी गांव का था, इसकी भी एंट्री इसी लव ट्रायंगल में हो जाती है। इसे भी कहीं से फ़ोटो मिलती है, ये भी बातचीत करता है, नंबर पे मैसेज करता है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और इस दीनदयाल केवट से भी इसको प्यार हो जाता है। यानी एक महिला, उसका एक पति, 3 आशिक। अब ये सारी चीज़ें चलने लगी। शिवा को छोड़ के बाकी तीनों लोग एक दूसरे को जानते थे कि जो माधुरी है इससे भी बात करती है, उससे भी बात करती है। 2 लोगों का मामला क्लियर था, उनको महज बात से मतलब था, उनको महज अपने मज़े से मतलब था। लेकिन जो कुलदीप था उसको शादी करनी थी। अब ये तीनों लोग आपस में फिर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। कुलदीप फिर कहता है कि देखो, जिसको जितनी बात करनी है करो, लेकिन शादी सिर्फ मैं करूँगा। अब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और इसी बीच 9 तारीख को जो शिवा है वो वापस आ जाता है। शिवा वापस आया तो इस प्रेम कहानी पे थोड़ा सा स्टॉप लगा। अब शिवा 10 तारीख को बाहर निकलता है अपने दोस्तों के पास। तो ये खबर धीरे धीरे जितने नए उम्र के लड़के थे, 27-28 साल के, सब तक पहुंच चुकी थी कि शिवा की वाइफ माधुरी जो है वो सबसे बात करती है, उसका चरित्र गंदा है। तो किसी दोस्त ने शिवा को ये बात बता दी। शिवा घर पे आता है, आने के बाद माधुरी को पीट देता है। अब जैसे ही उसने माधुरी को पीटा, अब तो मानो माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पे। माधुरी गुस्सा होती है। गुस्सा होने के बाद अपने तीनों बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि काम करो, इसको अब मार दो, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अब दोनों बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल थे, लेकिन जिसको शादी करनी थी उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के इस बदले को तुरंत लेना चाहता था। प्लान बना, तीनों बॉयफ्रेंड बैठ के साथ में बात करते हैं और 12 तारीख को जो जय हिंद सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ वो नौकरी करता था, जिसके साथ वो बचपन से खेल रहा था, वही शिवा से कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। अब शिवा पार्टी का नाम सुनता है, शराब का नाम सुनता है, तो शिवा फ़ौरन पार्टी के लिए जाता है। खेत पे लेके शिवा को जो जय हिंद उर्फ रघुवर है वो जाता है। यहाँ पे ये तीनों चारों लोग, इसमें कुलदीप का एक दोस्त भी था जिसका नाम सरपंच है, निकनेम। ये तीनों चारों लोग वहाँ पे खड़े मिलते हैं। तीनों चारों लोग डंडे से, कुल्हाड़ी से पीट पीट के शिवा का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद वहाँ से अपने अपने ठिकानों से भाग जाते हैं। लेकिन पार्टी करने के लिए जो जय हिंद था वो जब बुलाता है तो किसी ने सुन लिया था और इस बात की जानकारी अपने नाम को अपने प्राइवेट रखते हुए उसने कहा था कि ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम लीक नहीं होना चाहिए। और यहीं से जो उसका भाई विनोद था शिवा का, उसने जय हिंद का नाम लिया। फिलहाल पुलिस इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब कोर्ट में पेशी होगी, अभी परसों या कल ये मामला खुला। बाकी जैसा होगा, जो कुछ होगा, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि नॉर्थ की तरफ सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। अक्सर हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि उत्तर दक्षिण में नहीं सोना चाहिए। और आप किसी भी धर्म के हो, अगर आदमी मरता है तो उसको उत्तर और दक्षिण में ही लिटाया जाता है। तो उसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है, इस साइंटिफिक कारण अगर आप ध्यान से समझें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स
जो चुंबकीय तरंग निकलती है हमारी पृथ्वी से, तो अगर आप मान के चलिए कि पृथ्वी है तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन इसमें भी अभी एक और मज़ेदार फैक्ट है। अगर ये पृथ्वी है और इसके ऊपर कोई लेटा है तो पृथ्वी के टच में वो आ गया, और बॉडी भी चार्ज फुल होती है, इसमें चार्ज दौड़ सकता है। तो नॉर्थ से निकला, साउथ पे गया, और साउथ से फिर एंट्री पृथ्वी के अंदर अंदर होते हुए साउथ से फिर नॉर्थ पे आया। यानी अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो जो चुंबकीय तरंग होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और अंदर यानी पृथ्वी के अंदर से साउथ से नॉर्थ बहती है। तो अगर हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं और हमारा सर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो जो चुंबकीय तरंग होंगी हमारी बॉडी के होते हुए यानी पैर से होते हुए वो तरंग सर की तरफ जाएंगी और सर से फिर निकलेंगी। तो ऐसी कंडीशंस में चूँकि हमारा चाहे ब्लड हो उसमें भी आयरन की मात्रा होती है, और अगर करंट जो हमारी बॉडी का पल्सेटिंग करंट है वो इस दिशा में फ्लो कर रहा है और उसके अपोजिट में एक मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक करंट इस दिशा में आ रही है, तो ये चीज़ें बॉडी को अपोज करती हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अगर आप नॉर्थ और साउथ में सो रहे हैं तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपका चूँकि ब्लड फ्लो जो होगा और नर्वस सिस्टम रात भर डिस्टर्ब हुआ रहेगा, तो सुबह आप चिड़चिड़े हुए रहेंगे, आपकी बॉडी उस तरह से खिली खिली नहीं रहेगी, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आप उस तरह से फ्रेश भी नहीं रहेंगे। तो एक साइंटिफिक कारण था, और इसी से मिलता जुलता धार्मिक कारण भी है। तो आपने साइंस जाना या धर्म जाना, बात एक ही है। अब आते हैं आज के सवाल के सही जवाब को जिन लोगों ने दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है मयंक बजाज जी हैं, नीलम जी हैं सहारनपुर से, सोहिल खान जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, शिव बख्श जी हैं, बिंदु रानी जी हैं, घनश्याम जी हैं, रामलाल जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि आपने एक शब्द सुना होगा, हरित क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जिसमें हमारे देश में हरियाली, पौधे, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो इस हरित क्रांति को हमारे हिंदुस्तान में शुरू किसने किया, इसके जनक कौन है? ये पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पानी बरसाओ, ये सारी चीज़ें इसी अकेले इंसान की देन थी। इनको जनक भी माना जाता है इस हरित क्रांति का। तो आपको अगर इनका नाम और इनके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।